Hi and welcome everyone to the platform of PW। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और दोस्तों मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई भाई जो दिल से आए ना वो कहिएगा। क्या हाल चाल यार। आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे हो। मैं एकदम चंगा सी, चिंटू भी एकदम बढ़िया ही होगा। मैं तो एकदम ठीक सर। ठीक है, और आज हम लोग एक नए चैप्टर की और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। इन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जाहिर सी बात है इन दो वर्ड्स डेटा और हैंडलिंग का मतलब समझना होगा, लेकिन उसके पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज डेटा का मतलब समझते हैं। और हमारे पास कोई खास इंसान है डेटा का मतलब आप लोग को समझाने के लिए। मिलना चाहोगे? चलो मिलते हैं फिर। Actually, explaining data would be a little complicated task. Also, data has various definitions, but the most appropriate one would be this. Data is a collection of numerical facts regarding a particular type of information. कुछ समझ आया क्या? मुझे तो नहीं आया, तो फिर किसी अच्छे बंदे से मिलना होगा। खुद देखो कौन है। सर ऐसी किताबी डेफिनेशन रट के तो कोई भी आंसर कर देगा, मतलब भी तो समझ आना चाहिए। मैं समझाता हूं। सर बॉलर ने लास्ट 10 मैचेस में कितने विकेट्स लिए? डेटा है सर। सर बैट्समैन ने लास्ट 100 मैचेस में कितने रन बनाए? डेटा है सर। सर एमएस धोनी का वनडे में एवरेज कितना है? डेटा है सर। सर बच्चों के मैथ्स टेस्ट में मार्क्स कितने आए? डेटा है सर। सर एक्चुअली ना हम लोग डेटा से घिरे हुए। सर मोबाइल की बैटरी से लेकर पबजी के किल्स तक सब कुछ डेटा है सर। अच्छा हाँ, डेटा को ना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कलेक्ट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, उसको जानना है कि क्लासरूम में बच्चों की एवरेज हाइट क्या है, तो वो क्या कलेक्ट करेगी? बच्चों का हाइट कलेक्ट करेगी, जिसको हम डेटा बोल देंगे। समझ में आया? मान लो दूसरी टीचर है, उसको क्या जानना है? क्लासरूम में बच्चों का फेवरेट कलर जानना है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में फेवरेट कलर हमारा डेटा हो गया। समझ आया कॉन्टेक्स्ट? अच्छा हाँ। अब ये डेटा को कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसका काम क्या है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना डेटा को और इंटरप्रेट करना डेटा को। सर इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है? क्या बात है दोस्तों, चिंटू ने पूछा है कि सर इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है। मैं समझाता हूं। मैंने दो चीजों का नाम लिया, ऑर्गेनाइज करना और इंटरप्रेट करना। अभी ऑर्गेनाइज को बाजू रखो, उसका मतलब समझेंगे। इंटरप्रेट करने का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया जी सिंपल है ना, अरे डेटा तो कलेक्ट कर लिया भैया हर केस में, लेकिन उसका करोगे क्या? समझ आ रहा है? क्या करेंगे उसको आप इस तरीके से समझिएगा। आप यूट्यूब चलाते होगे, ठीक है, मान लो आपने आज YouTube खोला, कोई वीडियो देखा, आप अगले दिन वापस YouTube पे जाओगे ना, तो उसी वीडियो से रिलेटेड, मतलब जो आपने आज देखा था, उसी वीडियो से रिलेटेड आपको चीजें कल भी दिखाई देंगी। समझ में आ रहा है? मान लो आपने कल कुछ देखा, उसी चीज से रिलेटेड वीडियो आपको परसों दिखाई देंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई तो है जो आपका बिहेवियर, कोई तो है जो आप पर नजर रख रहा है। अब ये कौन है? ये मान लो YouTube के कोई बंदे होंगे भैया, वो क्या कर रहे हैं? वो डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप कुछ ऐसे देख रहे हो, उन्होंने देखा कि अच्छा ये देखता है, इसको ये देखने में मजा आता है, तो इसको अगले दिन भी यही दिखाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम YouTube पर खर्च करो, क्योंकि उससे वो क्या कर रहे हैं? अरे पैसा कमा रहे हैं भैया, माल छाप रहे हैं। समझ आया? तो इंटरप्रेट करने का मतलब ये होता है कि भैया डेटा से हम कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ दिमाग लगा के सीख रहे हैं और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उससे पैसा छाप रहे हैं। समझ आया चिंटू? क्लियर है सर? चलो भैया अब क्लास में चलते हैं और कुछ टर्म्स का मतलब समझते हैं जो मैं इस चैप्टर में यूज करने वाला हूं। समझते हैं कि रॉ डेटा क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे, रैंचो की डेफिनेशन में समझेंगे। जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दिमाग में जाने दीजिए, दिमाग में जाने दीजिए। इंफॉर्मेशन भैया, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसके कलेक्शन को मैं डेटा बोलता हूं। लेकिन गैदर्ड इनिशियली, मतलब सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने डेटा कलेक्ट करा है, जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, उसको मैं रॉ डेटा बोलूंगा। सिंपल भाषा में ये कि अभी उस डेटा पे मैंने कुछ भी काम नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, इधर आओ। यार रॉ डेटा का मतलब बहुत इजी है। रॉ का मतलब कच्चा। भैया खाना कच्चा है, मतलब अभी उसको पकाया नहीं, उस पर कोई काम नहीं करा। तो रॉ डेटा का मतलब भी दोस्तों यही होता है, एक ऐसा डेटा जिसपे अभी कोई भी काम नहीं कर रखा है भैया। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी अभी मैं किसी क्लासरूम में गया, 40 स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स नोट डाउन करे एक एक करके, तो ये मार्क्स जो डेटा है भैया, मार्क्स को मैं डेटा बोलूंगा, इस इंफॉर्मेशन कलेक्शन को मैं डेटा बोलूंगा। इसको मैं रॉ डेटा भी कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी इस पे मैंने कोई काम नहीं कर रखा।
समझ आया? एक और एग्जांपल देता हूं, सिक्योरिटीज कैमरा देखे होंगे, क्या करते हैं वो क्लिपिंग्स रिकॉर्ड करते हैं भैया कि यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे क्या चल रहा है। तो वो जो क्लिपिंग्स रिकॉर्ड हुई है ना, उसको मैं रॉ डेटा कह सकता हूं, क्योंकि अभी उन क्लिपिंग्स पे मैंने कोई काम नहीं करा। मान लो उन क्लिपिंग्स को मैं एडिटिंग पे डाल दूं कि भैया ये क्लिपिंग्स इंपॉर्टेंट है, इसको रख लेता हूं, ये क्लिपिंग्स इंपॉर्टेंट है, इसको रख लेता हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको काट देता हूं, तो उसको मैंने एडिट कर दिया, तो अभी वो रॉ डेटा नहीं है। समझ में आ रहा है? रॉ डेटा मतलब कच्चा डेटा, एक ऐसा डेटा, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पर अभी मैंने कोई भी काम नहीं कर है। क्लियर हुआ? चलते हैं इसी के साथ आगे। अब समझते हैं कि रेंज का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? बहुत इजी है, ये डेफिनेशंस ना पता होना चाहिए, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन, भैया डिफरेंस किस किस के बीच में? द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या भैया, 10 लोग हैं, उनका वेट कलेक्ट करा, तो जो मैं वेट्स कलेक्ट कर रहा हूं ना, उसको मैं ऑब्जर्वेशन कहूंगा, ठीक है। इन अ डेटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डेटा। एग्जांपल के लिए जरा मिलिए। चलो यार, रेंज को अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास डेटा है 40 स्टूडेंट्स के मैथ्स में मार्क्स का, ठीक है। आपके स्क्रीन में 40 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में मार्क्स आ रहे हैं। हर एक मार्क्स को मैं ऑब्जर्वेशन कह सकता हूं। अगर आपसे कोई इस डेटा की रेंज पूछता है, इसका मतलब आप 3 चीजें करो। नंबर 1 चीज, सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है ये पता करो। तो इस डेटा में हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब हाईएस्ट मार्क्स आपको 92 दिख रहे होंगे, इसको यहां पर रख लो। उसके बाद इस डेटा का लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 4, मतलब कोई स्टूडेंट होगा जिसके मैथ्स में 4 मार्क्स आए, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 92 इस डेटा का, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 4 इस डेटा का। माइनस करोगे 92 माइनस 4, मतलब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन आ रहा है 88। इसका मतलब इस डेटा की रेंज क्या हो गई? 88। इजी है ना बॉस? अब समझते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। अब एक बात तो क्लियर हुई, ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो मैंने डेटा कलेक्ट करा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान दीजिए पहले डेफिनेशन पर, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। 2-3 बार ना दिमाग में बोलो, घुसने दो आराम से। क्या? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब वो डेटा, मान लो हाइट, ठीक है, अकर्स इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल से समझते हैं, जरा डेटा पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सपोज वी मेक अ सर्वे ऑफ 20 फैमिलीज। हमने क्या करा भैया? एक सर्वे कराया 20 फैमिलीज का, कोई लोकेलिटी में, भैया कोई कॉलोनी होगी, आपकी कॉलोनी में आप गए भैया, ठीक है, सर्वे करने। क्या कि भैया कौन कौन से फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं, कितने कितने चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली। तो हमको क्या मिला? अभी हमने डेटा कलेक्ट करा, ठीक है। पहली फैमिली के पास गए, उसने बोला 2 बच्चे हैं भैया हमारे घर में, तो 2 लिख दिया। दूसरे के पास गए, उसने बोला हमारे पास भी 2 है भैया, ठीक है। फिर तीसरे के पास गए, तो तीसरे वाले ने बोला हमारे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है। फिर एक किसी ने बोला, फिर एक, फिर किसी ने बोला 2, फिर किसी ने बोला 3। अभी डेटा क्या हुआ? अभी इस पर मैंने कोई काम नहीं करा, मतलब ये कौन सा डेटा हुआ? रॉ डेटा हुआ, कच्चा डेटा हुआ। समझ में आया? अब ये ना थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। इसको और अच्छे से कैसे लिखेंगे वो मैं समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है? स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या है? ये 2 एक ऑब्जर्वेशन, ये 2 एक ऑब्जर्वेशन, ये 3 एक ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये सब ऑब्जर्वेशंस है। समझ में आया? इसके पास इतने, एक ऑब्जर्वेशन, इसके पास इतने बच्चे, एक और ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है? ये लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? कहने का मतलब ये एक ऑब्जर्वेशन है 2, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये पूछ रहे। इसका मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, या फिर ऐसा कहूं कि 2 बच्चे कितने फैमिलीज में, एक बार और, कि 2 बच्चे कितने फैमिलीज में हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। या फिर ऐसा कहूं, अगर आपसे कोई पूछे, मान लो भैया 3 कितनी बार आ रहा है, तो आप गिनोगे कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार आ रहा है। मतलब ऐसी 4 फैमिलीज है जहां पर 3 बच्चे हैं, तो 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो ये 4 क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी हुआ ऑब्जर्वेशन का, फ्रीक्वेंसी हुआ ऑब्जर्वेशन का। समझ में आया? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझिए। मैंने डेटा लिखा, सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कहने का मतलब मैं डेटा की फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं, मैं ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं, इसलिए ये टेबल को मैं क्या बोलूंगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये टेबल क्यों बनाई गई? ये आसान करती है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के लिए डेटा को, ठीक है। आप लोग को समझ में आएगा, बस बने रहो, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऑब्जर्वेशन सबसे पहले लिखना है, ठीक है। 1 होगा,
ठीक है, या तो किसी के पास 2 है, किसी किसी के पास 3 है, ऐसा एक भी नहीं है किसी की जिसके पास 4 हो। तो 4 एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, सिर्फ 3 ही तरीके का ऑब्जर्वेशन है, 1, 2 या फिर 3। ये क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब टैली मार्क्स की मदद से जरा समझिएगा, एक कितनी बार आ रहा है? एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली, 5 और 6, 6 फैमिलीज के पास सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे हैं, मतलब एक ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। ठीक है, तो क्या लिख दिया भैया? क्या लिख दिया भैया? 1, 2, 3। हमको टैली मार्क्स करना आता है ना। ठीक है, ये 5 और 6, और उसी को क्या लिख दिया? 6। मतलब इस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 6। क्यों? क्योंकि ये कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। ये ऑब्जर्वेशन मेरे डेटा में कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। समझ आया? ये ऑब्जर्वेशन मेरे डेटा में कितनी बार आ रहा है? गिन लो भैया। ऐसी कितनी फैमिलीज है जहां पर 2 चिल्ड्रन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो टैली मार्क्स की मदद से क्या बना दिया? 10 लिख दिया। लिखना आता है ना टैली मार्क्स की मदद से। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 हो गए। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 10। कहने का मतलब 2 जो ऑब्जर्वेशन है 2, वो कितनी बार आ रहा है? वो आ रहा है 10 बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ आ रहा है? वो डेटा कितनी बार अकर करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा 3 कितनी बार आ रहा है? डेटा से समझ लो 4 बार आ रहा है। ठीक है, अब भाई ये ना देखो कितना अजीब सा लग रहा था, लेकिन अगर इसको हम ऐसा लिख देते तो कितना आसान है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो ऐसी 6 फैमिलीज, सॉरी ऐसी 10 फैमिलीज हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें 3 बच्चे हैं, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो 4। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें एक भी बच्चा नहीं है, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो ऐसी एक भी फैमिली नहीं है। समझ में आए? लेकिन यहां पर क्या ना सिर्फ देखना पड़ता, थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो मेरे ख्याल से आप लोग को फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। वो ऑब्जर्वेशन कितने बार अकर करता है एक डेटा में, उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? अब यार हम लोगों ने ना बहुत सारी चीजें सीख ली कि डेटा को ऑर्गेनाइज क्यों करना है, इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, टैली मार्क्स भी देख लिया। ठीक है, अब हम लोग को जानना है डेटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करा जाए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा होगा, अरे वो बार ग्राफ, वो पिक्टोग्राफ, वो पाए चार्ट, वो हिस्टोग्राम। इस बार भी वही सीखेंगे, लेकिन पहले यह समझना बहुत जरूरी है भैया कि डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। लेकिन उसके लिए एक एग्जांपल समझेंगे, जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो भाई, मान लो मेरे पास एक पिक्टोग्राफ है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, मान लो मेरे पास एक पिक्टोग्राफ है। ठीक है, आप लोग के स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, एक कार, अभी आप समझ जाओगे क्यों करते हैं डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट। ठीक है, पिक्टोग्राफ है भैया, मतलब पिक्चर ग्राफ है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, एक कार रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब एक कार का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है 100 कार्स को। तो यहां पे हो क्या रहा है, फैक्ट्री में कुछ कार्स प्रोड्यूस हो रही है। जुलाई में कितनी हो रही है, आपको दिख रहा होगा, एक कार 100 को, है ना। तो 1, 2 और ये आधा का मतलब क्या, 50 कार्स। तो 250 कार्स प्रोड्यूस हो रही है जुलाई में। उसके बाद 1, 2, 300 कार्स प्रोड्यूस हो रही है। भाई 3 सिंबल बने, तो 300 कार्स प्रोड्यूस हो रही है कब, अगस्त के महीने में। सितंबर में कितना, आप लोग बताओ। हाँ एकदम सही, 400 कार्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। मतलब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जुलाई के महीने में कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई, तो देखो ना, बस 1 सेकंड में आप बता सकते हो। जुलाई देखा, 2 सिंबल और आधा सिंबल बना, मतलब 250 कार्स। समझ में? अब आप इससे सोचो कि ग्राफिकली अगर मैं डेटा को रिप्रेजेंट करके किसी को दिखाता हूं, मतलब अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आंसर करना, मतलब डेटा को इंटरप्रेट करना कितना आसान हो जाता है। एक और क्वेश्चन का आंसर करिए। मान लीजिए पूछा है, इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड। मैं अटक गया, लेकिन आप समझ गए होंगे। बताओ भैया, देख के जुलाई, अगस्त और सितंबर, साफ साफ समझ में आ रहा है। सितंबर के महीने में 4 सिंबल, मतलब 400 कार्स। तो कितना आसान है सिर्फ ग्राफ को देख के डेटा के बारे में एनालिसिस करना। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अरे हमने बताया तो समझ में आएगा ही ना। चलिए भैया, इसके साथ चलते हैं आगे। चलो ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं, रिकॉल करते हैं कुछ पुराने ग्राफ्स जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं। मिलते हैं क्लास में। चलिए भैया, अब समझते हैं पिक्टोग्राफ के बाद कि बार ग्राफ का मतलब क्या होता है। अब बार ग्राफ, अब यहां पे बार मतलब रेक्टेंगल। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं चतुर की भैया। अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं हूं। देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। ये क्या कह दिया, अरे बताते हैं, डायग्राम से देखो भैया, डेफिनेशन तो समझ आ ही जाएगी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक ग्राफ बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अच्छा, वर्टिकल एक्सिस क्या डिनोट कर रही है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, मतलब क्लास 8 में कितने स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है 50 हो सकता है 100 हो सकता है 150 हो सकता है 200 से 150 के बीच में कहीं पे हो। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एकेडमिक ईयर्स, मतलब कौन से साल में, कौन से साल में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, 2003 से 2004, कहने का मतलब सुनिए, 2003 से 2004 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 में। समझ आ रहा है? अब यहां पे डेफिनेशन का मतलब समझिए, अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, डेटा को अगर मैं डिस्प्ले करूं यूजिंग बार्स, बार्स का मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब बार्स, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब एक और देखिए, उससे आपको समझ आएगा। यहां पे भी कोई बार बना, ये सब रेक्टेंगल्स हैं, इसको हम बार्स भी बोल सकते हैं। अब देखो, ये वाला रेक्टेंगल है और जो ये वाला रेक्टेंगल है, दोनों की विड्थ तो सेम है, विड्थ मतलब ब्रेड्थ वो सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों की हाइट अलग अलग है, या फिर लेंथ भी कह सकते हो, दोनों की हाइट अलग अलग है। हाइट क्या रिप्रेजेंट करती है? देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। कहने का मतलब जैसे ये है, इसकी हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कितने स्टूडेंट्स हैं। इसकी हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कितने स्टूडेंट्स हैं उस ईयर में। अब देखते हैं, चेक करते हैं, बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 2004 से 2005 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 200 स्टूडेंट्स हैं। समझ आया? 2005 से 2006 एकेडमिक ईयर के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 में? 250 स्टूडेंट्स हैं। समझ आ रहा है? बार की हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने स्टूडेंट्स हैं दोस्तों। बार की हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बोलो 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 बोलो। हाँ, कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 में उस ईयर में, उस एकेडमिक ईयर में। अच्छा, 6 से 7 मतलब 2006 से 2007 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 300 स्टूडेंट्स। डेटा कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेक्टेंगल की मदद से, बार की मदद से, इसलिए इसका नाम क्या है? बार ग्राफ। ठीक है, 2007 से 2008 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 350। एक बात गौर करिए, जितने भी बार्स हैं, अरे जितने भी रेक्टेंगल हैं, सबकी ब्रेड्थ सेम है, सबकी विड्थ सेम है, सबकी चौड़ाई चौड़ाई सबकी सेम है। समझ आया? क्लियर हुआ? अब ये इसको क्या बोला मैंने? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कौन सा डेटा? क्लास 8 में कितने स्टूडेंट है किसी रिस्पेक्टिव ईयर में, एक बार और, क्लास 8 में कितने स्टूडेंट है किसी रिस्पेक्टिव ईयर में, ये ग्राफ की मदद से मैं शो कर रहा हूं। समझ आ रहा है? अब ऐसा क्यों करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं? अभी हमने समझा, लेकिन और समझो। कुछ क्वेश्चंस को आसान करना बहुत आसान होता है, डेटा को इंटरप्रेट करना कि डेटा कहना क्या चाह रहे हो वो बताना बहुत आसान होता है। जरा क्वेश्चन से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आया सबसे पहले, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ। ये ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 में रिस्पेक्टिव ईयर में। समझ आ रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन एनी एकेडमिक ईयर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये डेटा, ये ग्राफ। अगला क्वेश्चन आंसर करिए, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। कौन से साल में एकदम से मतलब खतरनाक तरीके से स्टूडेंट्स बढ़े हैं क्लास 8 में? आपको दिख रहा होगा, ये 2003 से 2004 एकेडमिक ईयर हो गया, ये 2004 से 2005 एकेडमिक ईयर हो गया, ये 2005 से 2006 एकेडमिक ईयर हो गया। अगर आप यहां से यहां देखो तो ये 200 था, ये 250 था, कितने स्टूडेंट बढ़े? सिर्फ और सिर्फ 50। अगर आप यहां से यहां देखो तो फिर से सिर्फ 50 स्टूडेंट्स बढ़े, यहां से यहां देखो तो फिर से सिर्फ 50 स्टूडेंट्स बढ़े। लेकिन अगर आप 2003 2004 से लेकर 2004 2005 एकेडमिक ईयर में देखो तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कितने? यहां पे 100 थे, फिर 200, मतलब 100 स्टूडेंट्स बढ़े हैं। तो क्या आंसर हो गया? 2004 से 2005 में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 में। क्लियर हुआ? सिर्फ ग्राफ को देख के हम आंसर कर सकते हैं। अभी तो मैं समझा रहा हूं इसलिए भकत लग रहा है, लेकिन आप देखोगे तो डायरेक्ट समझ आएगा। ठीक है, आगे देखिए, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। देख के आंसर कर सकते हो, बताओ जल्दी, 5 सेकंड लो, आंसर करो करो करो, अरे करो, मेरे ख्याल से कर दिया होगा। अरे कौन से एकेडमिक ईयर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे? सबसे बड़ा बार ये है, मतलब 2007 से 2008 में 350 स्टूडेंट्स। समझ आ गया? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे।
अब चलते अगले इक्वेशन में भैया। चिंटू समझ आया? आया सर आया। अरे समझ आ ही जाना चाहिए यार, इतना इजी है। अब चलते हैं अगले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जिसको हम डबल बार ग्राफ बोलते हैं। डबल बार ग्राफ नाम से ही समझ आ रहा होगा। अरे डबल बार मतलब दो रेक्टेंगल। अब डबल बार ग्राफ क्यों यूज करते हैं वो मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले चतुर की डेफिनेशन आई जो हमें बिल्कुल पसंद है। हम रैंचो पे चलते हैं भी, आसान भाषा में डेटा को देख के समझते हैं, ग्राफ को देख के समझते हैं। ग्राफ देखिए बनता दिखाई दे रहा है। वर्टिकल एक्सिस में क्या है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट होगा, उसके कितने मार्क्स आए हैं वो वर्टिकल एक्सिस पे अपन ने लिख दिया। हो सकता है 10 मार्क्स आए हों, हो सकता है 20 मार्क्स आए हों, हो सकता है 25 मार्क्स आए हों, जो यहां पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या? सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? ठीक है, मैथ्स की बात कर रहे हैं। अब देख पा रहे होगे, एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये, मतलब एक बार ये, एक बार ये। ठीक है। अच्छा, ये वाला कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2005 से 2006। ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2006 से 2007। अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं, डबल बार ग्राफ का मतलब क्या। डबल बार तो एक डेटा होगा 2005 से 2006 का, उसके लिए एक बार। ठीक है। एक डेटा होगा 2006 से 2007 का, उसके लिए एक बार। तो डबल बार। अब ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम डेटा को कंपेयर कर पाए। दो तरीके के डेटा को हम लोग कंपेयर कर पाए। अभी समझ आएगा, बस बने रहो। कोई स्टूडेंट होगा, उसके मैथ्स में 5 से 6 के बीच में 30 मार्क्स आए हैं और 6 to 7 में कितने मार्क्स आए? 60 मार्क्स आए। समझ आ रहा है? मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। कोई एक ही स्टूडेंट है, ठीक है भैया, सीधा सीधा दिख रहा है, मैथ्स में उसके मार्क्स बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं भैया। क्या बात है। अच्छा, सोशल साइंस में क्या हाल है भैया जनाब का, जरा देखिए। 2005 से 2006 के बीच में कितने मार्क्स आए? 50 मार्क्स आए। और 2006 से 2007 के बीच में कितने मार्क्स आए? कुछ 50 और 60 के बीच में, मतलब कुछ 55 मार्क्स। समझ आ रहा है? अब देख रहे हो, अब देख रहे हो क्या हो रहा है। एक ही स्टूडेंट है, उसके 2005 से 2006 के बीच में कितने मार्क्स आए वो ये वाला बार रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2006 से 2007 के बीच में कितने मार्क्स आए वो ये ब्लू वाला, लाइट ब्लू वाला बार रिप्रेजेंट कर रहा है। जनाब के साइंस में क्या हाल है भैया? कुछ ऐसा हाल है। जनाब का भैया इंग्लिश में क्या हाल है? कुछ ऐसा हाल है। जनाब का भैया हिंदी में क्या हाल है? कुछ ऐसा हाल है। कहने का मतलब भैया इंग्लिश में तो हाल बेहाल है। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे समझ आ रहा है कि इंग्लिश में बेचारे के मार्क्स कम हो गए, इंग्लिश में बेचारे के मार्क्स कम हो गए, और हिंदी में एकदम एकदम नॉर्मल। कहने का मतलब मार्क्स एकदम बराबर है भैया। इस साल में भी उतने ही मार्क्स हैं और इस साल में भी उतने ही मार्क्स हैं। क्लियर हुआ डबल बार ग्राफ क्यों यूज करते हैं? डेफिनेशन देखिए। अब बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। एक ऐसा बार ग्राफ जिसमें दो डेटा, दो अलग अलग ईयर्स का डेटा मैं एक साथ शो कर रहा हूं, दो अलग अलग ईयर्स का डेटा मैं एक साथ शो कर रहा हूं, उसको मैं डबल बार ग्राफ बोलता हूं। ठीक है। अब क्यों भैया, ऐसा क्यों? कंपैरिजन करना बहुत आसान होता है। क्वेश्चन से समझोगे यार तुम लोग, जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड द मोस्ट। कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एकदम खतरनाक तरीके से इंक्रीज हुई है? साफ साफ दिख रहा होगा, ये देखो ना, मैथ्स में। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डेटोरिएटेड। इसका मतलब क्या? किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम हुए हैं भैया? हाल किसमें बेहाल है? इंग्लिश में। मैथ्स में मार्क्स बड़े हैं, सोशल साइंस में मार्क्स बड़े, कम बड़े लेकिन बड़े तो हैं। ठीक है। साइंस में मार्क्स बड़े हैं लेकिन इंग्लिश में बेचारे के मार्क्स कम हो गए। समझ आ रहा है? मेरे ख्याल से आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार। एट पार का मतलब बरोबर। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें उसने ना इंप्रूव करा है ना क्या करा है भैया, कम हुए उसके मार्क्स, डेटोरिएटेड। ठीक है। अच्छा, हिंदी दिख रहा होगा, तो आप देख पा रहे हो इन क्वेश्चंस को, मतलब डेटा को एनालाइज करना, डेटा को इंटरप्रेट करना, डेटा से कुछ जानना कितना आसान हो जाता है अगर मैं डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूं। और अच्छा भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये हो गई भैया हमारे कुछ ग्राफ्स की कहानी। चिंटू कोई डाउट? आप लोग को कोई डाउट? नो डाउट सर। अब यार अभी तक हम लोगों ने ना अनग्रुप्ड डेटा पढ़ा, अब हम लोग ग्रुप्ड डेटा पढ़ेंगे, मतलब हम लोग डेटा की ग्रुपिंग कर देंगे, या फिर ऐसा कहूं डेटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे। कहने का मतलब समझाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास ये डेटा है 40 स्टूडेंट्स के क्लास 8 में मैथमेटिक्स के मार्क्स का। अब ये रॉ डेटा है, अभी मैंने इसमें कोई काम नहीं करा है।
कितना अजीब लग रहा है देखने में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि इसमें डेटा में मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप ढूंढते रह जाओगे, टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं पाओगे, लेकिन टाइम लगेगा। मानते हो कि नहीं? अरे मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बोलूं मिनिमम वैल्यू ढूंढ के दिखाओ भैया, मिनिमम ऑब्जर्वेशन ढूंढ के दिखाओ, टाइम लग जाएगा। सही कह रहा हूं? अरे बिल्कुल सही कह रहा हूं, गलत कहता हूं क्या? नहीं। अच्छा अब सुनो, मान लो किसी ने बोला कि 10 मार्क्स से नीचे कितने स्टूडेंट्स क्या है, तो निकाल तो लोगे, क्वेश्चन भी समझ गए, लेकिन टाइम लगेगा ना। अरे क्लियर हो रहा है? बहुत सही। इसका मतलब इस रॉ डेटा को मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या? एक अच्छे तरीके से लिखना। अभी आप लोगों ने समझा होगा, ठीक है। अच्छा यहां पर हम लोग डेटा की ग्रुपिंग भी करेंगे। ग्रुपिंग करने का मतलब क्या होता है? 0 से 5 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए ये लिख देंगे, 5 से 10 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए ये लिख देंगे, 15 से 20 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए ये लिख देंगे। इसको हम ग्रुपिंग करना बोलते हैं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। इससे क्या होगा ना, डेटा ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा और मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं आप लोग चुटकियों में आंसर कर सकते हो। क्लियर हो गया बात? अब करके देख लेते हैं भाई। क्या बात है, जरा क्वेश्चन रीड करिए, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। 40 स्टूडेंट्स के मैथ्स में या साइंस में सब्जेक्ट तो दिया नहीं है, ठीक है, मार्क्स दिए हुए हैं। अब देखो कैसा लिखा हुआ है डेटा, कितना अजीब सा लग रहा है। अब अगर कोई आपसे पूछ ले, मान लो कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 16 से ज्यादा मार्क्स आए, कोई पूछ ले, मान लो अगर आपको चेक करना है तो यार टाइम लग जाएगा यार। सही बात है कि नहीं? कोई पूछ ले कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 35 के ऊपर स्कोर करा है, आप देख तो लोगे, पता तो लगा लोगे, लेकिन टाइम लगेगा। सही बोल रहा हूं? इसीलिए ऐसे डेटा को हम लोग ग्रुप कर देते हैं, या फिर ऐसा कहूं ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब अच्छा सा लगे। समझ आ रहा है? अब कैसे करेंगे जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। और वो जो टेबल बनकर आएगा ना, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बोलेंगे? फॉर द ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा की फ्रीक्वेंसी टेबल। अब फ्रीक्वेंसी क्यों बोला? क्योंकि मैं ये भी लिखने वाला हूं कि कितना है, किसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा इसके सॉल्यूशन पर, ठीक है। सॉल्यूशन भैया ध्यान दीजिएगा। अरेंजिंग द गिवन ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट देम एज। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में लिख लिया, ठीक है। कैसे लिखा ध्यान दीजिएगा, 0 1 2 2 3 3 5 5 5 6 7 7। अब देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, डेटा को मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, डेटा पर मैं कुछ काम कर रहा हूं। पहले तो रॉ डेटा था, अभी कलेक्ट कर रहा था दोस्तों, लेकिन ये जो डेटा है इस पर थोड़ा सा काम हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए भैया, समझ में आ रहा है क्या? एक ऐसा बच्चा है जिसके 0 मार्क्स आए, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, उसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर कोई है 1 2 2, फिर 3 3, फिर 5 5। समझ आ रहा है? अब देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसका टेबल कैसे बना, इसको ग्रुपिंग कैसे करें बताता हूं। हम इसी ग्रुपिंग करेंगे ऐसे, मार्क्स 0 से 5। मैंने क्या ऐसा नहीं लिखा कि 0, भाई ऑब्जर्वेशन कौन कौन से, एक ऑब्जर्वेशन है 0, एक ऑब्जर्वेशन है 1, एक ऑब्जर्वेशन है 2, एक ऑब्जर्वेशन है 3, एक ऑब्जर्वेशन है 5। समझ में आ रहा है? ऐसे कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, अगर सबको अलग अलग लिखने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने ग्रुपिंग कर ली। कैसे? कि 0 से 5 के बीच में किस किस के मार्क्स हैं। अभी मैं आपको सबका मतलब अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझो, 0 से 5 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए, उसके बाद 5 से 10 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए, उसके बाद 10 से 15 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए, उसके बाद 15 से 20 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए, उसके बाद 20 से 25 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए, और मेरे ख्याल से उससे आगे नहीं जा रहा। समझ आया? अब मैं चेक करूं, अब देखो हुआ क्या, 1 2 3 4 5, सिर्फ और सिर्फ 5 ऑब्जर्वेशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया ग्रुप करके। है तो एक्चुअली में बहुत सारे, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 23 भी है, 24 भी है। ऐसे लिखूंगा तो बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा और मुश्किल होगा, तो मैंने ग्रुप कर दिया कि 0 से 5 के बीच में, 5 से 10 के बीच में। तो ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ 5 हो गए। अच्छा अब एक बात याद रखिएगा, क्या हम ये जो 0 से 5 है ना, इसमें 0 को इंक्लूड करते हैं, 5 को इंक्लूड नहीं करते। कहने का मतलब 0 से 5 में मैं 0 को लूंगा, गिनूंगा, लेकिन 5 को नहीं गिनूंगा। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, अब हम चेक करते हैं, ठीक है। 0 से 5 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स हैं, तो 0 को मैं लूंगा, 0 को मैं गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 को मत गिनना। समझ आ रहा है? कितने लोगों के, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। टैली मार्क्स की मदद से हम दिखा सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6। और फ्रीक्वेंसी क्या लिख दिया ऑब्जर्वेशन की, कि 0 से 5 के बीच में कितने लोग हैं, 6। याद रखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या, 5 को नहीं गिनना है, ठीक है। अच्छा एक और बात बताऊं,
अभी 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 समझाता हूं, पहले गिनते हैं, ठीक है। अच्छा 5 से 10 के बीच में कितने लोग हैं मुझे बताओ आप लोग। चिंटू चल तू बता कि 5 से 10 के बीच में मैं 5 को गिनूंगा या 10 को गिनूंगा। सर 5 को गिनेंगे। क्या बात है, चिंटू एकदम सही कह रहा है, मैं 5 को गिनूंगा 10 को नहीं गिनूंगा। 10 को कहां गिनेंगे सर, 10 को अगले वाले में गिनेंगे, ठीक है। जरा देखिए 5 से 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को मत गिनना, कितने हो गए 10। तो 5 से 10 के बीच में 10 लोग हैं, तो वहां पे क्या आएगा भाई, टैली मार्क्सिमम से 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 10 आ गई। समझ आया, ठीक है। 10 से 15 के बीच में कितने लोग होंगे, गिन लो 1 2। 10 को गिनूंगा, 10 को गिनूंगा। चलो एक बात बता देता हूं, ठीक है। ये जो यहां पे लिखा होता है ना लेफ्ट हैंड साइड में, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और ये जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है ना, जैसे कि 5 10 15 20 25, इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। और इन सबको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल में ये वाला पार्ट लोअर लिमिट कहलाता है और ये वाला पार्ट अपर लिमिट कहलाता है। अब एक बात बोलूंगा, याद रखिएगा, क्या कोई भी क्लास इंटरवल में आप अपर लिमिट को नहीं काउंट करते हो, लोअर लिमिट को काउंट करते हो। फिर से बोलूंगा, कोई भी क्लास इंटरवल में आप लोग अपर लिमिट को काउंट नहीं करते हो दोस्तों, बस याद रखना। अगला गिनते हैं, 10 से 15 के बीच में बताइए कितने लोग होंगे। 1 2, लोअर लिमिट को गिनेंगे, लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 15, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 15 को मत गिनना, वो अगले में गिनेंगे, ठीक है। 8 आ गए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 8 हो गई। समझ में आ रहा है, देख लो भैया टैली मार्क्सिमम से कितना बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिख दी 8। वैसे ही 15 से 20 के बीच में कितने होंगे, 5 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। मैं रुक क्यों गया, आप लोग आंसर करो। मेरे ख्याल से शायद आपने देखा होगा, लोअर लिमिट को गिनेंगे, अपर लिमिट को नहीं गिनेंगे, क्योंकि अपर लिमिट को हम अगले वाले में गिन लेंगे। समझ आ रहा है, 15 से 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 9। क्लियर हुआ, ग्रुपिंग कर रहे हैं डेटा की, ठीक है। कितने हो गए भैया, 9। अब देखिए 20 से 25 में 20 को गिनेंगे, 25 को नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क्स की मदद से हम लोग को 7 लिखना आता है। समझ आया, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। मैंने ग्रुपिंग करी है। ग्रुपिंग क्यों करी है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत सारे हैं यार। यहां पर मान लो मैं 0 लिखता, फिर 1 लिखता, फिर 2 लिखता, फिर ऐसे करते करते मुझे 24 तक जाना होता, कितनी लंबी टेबल बन जाती। समझ आ रहा है कि नहीं यार, टाइम वेस्ट होता। लेकिन मैंने ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। इस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप डेटा। फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी दी है, ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी दी है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके 20 से ज्यादा मार्क्स आए, 20 से ज्यादा मार्क्स आए, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कैसे, इस डेटा को देखकर, इस डेटा को देखकर। समझ आ रहा है, क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। सर चिंटू, सर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, और सर अगर मैं पूछूं कि सर 15 और 15 से ज्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, तो सर उसका आंसर क्या होगा। क्या बात है, चिंटू पूछ रहा है कि सर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। अरे वो लिख दूंगा मैं यहां पे, टोटल है 40। और चिंटू एक और चीज पूछ रहा है कि सर जी ये बताओ कि 15 या 15 से ज्यादा कितने लोगों के मार्क्स आए। तो कितना आसान है गिनना, देखो 15 कहां पे लिखा है, 15 लिखा है यहां पर। अच्छा इसी क्लास इंटरवल में हम लोग 15 को इंक्लूड करेंगे। कोई सोचेगा कि सर 15 यहां पे भी तो है, लेकिन यहां पर 15 एक अपर लिमिट है, तो 15 को मैं नहीं गिन रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं 15 को गिन रहा हूं। तो 15 या फिर 15 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 + 7 कितने हो गए, 16 स्टूडेंट्स। देखो ऐसे देखना कितना आसान है, लेकिन वो जो रॉ डेटा था कितना मुश्किल होता है इसी क्वेश्चन को आंसर करना। समझ में आ रहा है, चलिए भैया अब चलते हैं आगे, बातें करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की। लास्ट पार्ट में आ गए, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आंसर करिए। एक क्वेश्चन के कुछ 4 से 5 पार्ट है, बहुत आसान है दोस्तों, प्लीज आंसर करिएगा, प्लीज आंसर करिएगा, ठीक है, झूठ मत बोलना। अच्छा क्या दे रहे भैया, पहले समझ लेते। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली इनकम ऑफ 550 वर्कर्स।
क्या दे रहे हैं भैया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी है। आपको समझ में आएगा ग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप्ड डेटा क्यों है? क्योंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट, कहने का मतलब 100 से 125। अच्छा क्या लिखा है? क्लास इंटरवल्स। मैंने बताया था इसको हम क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। डेली इनकम इन रुपीस, 100 से 125 के बीच में इतने वर्कर्स कमाते हैं। एक दिन की बात चल रही है, ठीक है। 125 से 150 रुपीस के बीच में इतने वर्कर्स पैसे कमाते हैं। 150 से 175 के बीच में इतने वर्कर्स पैसे कमाते हैं। 225 से 250 के बीच में इतने वर्कर्स पैसे कमाते हैं। 275 से 300 के बीच में इतने वर्कर्स पैसे कमाते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट को हम क्लास इंटरवल में काउंट करते हैं, लेकिन अपर लिमिट को हम क्लास इंटरवल में काउंट नहीं करते। समझ आया? क्लियर हुआ? चलिए भैया फटाफट कुछ आंसर करिए। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? What is the size of the class interval? तो क्लास के साइज का मतलब तो आपने बताया नहीं, मैं समझाता हूं। ये क्लास इंटरवल दिख रहा है, इसका अगर आपसे साइज पूछा जाए, साइज का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे कितना गैप है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, आपको दिख रहा होगा। 125 माइनस 100, 25 का गैप। 150 माइनस 125, 25 का गैप। समझ रहे हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूं, तो साइज का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो गया भैया इसका? 25। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? भैया कौन सी ऐसी क्लास इंटरवल है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है? कितना आसान है दोस्तों, 140 सबसे हाईएस्ट दिख रहा होगा यहां पे। तो कौन सा क्लास इंटरवल हो गया? 200 से 225। कहने का मतलब 200 रुपए से लेकर 225 रुपीस तक इतने सारे वर्कर एक दिन में पैसा कमाते हैं। समझ आया? अच्छा, इस क्लास इंटरवल में हम लोग 225 रुपीज इंक्लूड नहीं करेंगे। कहने का मतलब कोई ऐसा वर्कर होगा, अच्छा आप ही लोग आंसर करना है, ठीक है। चिंटू तू आंसर करना है, ठीक है। मान लो कोई वर्कर होगा जो 225 रुपीज कमा रहा होगा, वो कौन से क्लास इंटरवल में आएगा? वो कौन से क्लास इंटरवल में आएगा? ये वाला या ये वाला? चिंटू आंसर कर भाई। तो 225 से 250 तक, एकदम सही, एकदम सही। नीचे वाला, क्योंकि मैंने क्या बोला था भाई, यहां पर 225 अपर लिमिट है, उसको मैं काउंट नहीं करूंगा। 225 को मैं नीचे काउंट करूंगा क्योंकि यहां पे ये लोअर लिमिट है। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भैया? क्लास इंटरवल 200 से 225 में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच क्लास हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? कौन से क्लास की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है दोस्तों? मेरे ख्याल से 20 मुझे लोएस्ट दिख रहा है, अगर मेरी आंखें एकदम सही है तो, जो कि गलत बात है, मतलब गलत मतलब थोड़ी सी खराब भी है, बट चलो ठीक है। 300 से 325 मतलब 20 वर्कर्स ऐसे हैं जो या तो 300 रुपए कमा रहे हैं दिन में, या फिर 300 से 325 के बीच में रुपए कमा रहे हैं। समझ में आया? इसमें हम लोग ऐसा वर्कर काउंट नहीं करेंगे जो 325 रुपीज कमा रहा होगा। क्लियर है बात? लेकिन ऐसा वर्कर जरूर बोल रहा हूं, जरूर काउंट करेंगे जो 300 रुपीज कमा रहा होगा। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 भैया, ठीक है। क्लास इंटरवल कौन सा? 300 से 325। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला देखिए, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 250 से 275? कितना आसान है। इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट कौन सी है? 275। इतना आसान क्वेश्चन कोई देता है क्या? चलो भैया अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी? ऐसे कौन सी दो क्लासेस है जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी है? 55 सेम फ्रीक्वेंसी। कौन सी क्लासेस है? 150 से 175 और 225 से 250। डेटा का मतलब क्या? 55 वर्कर्स ऐसे हैं जो 150 या 150 से 175 के बीच में पैसे ले रहे हैं, और 55 वर्कर्स ऐसे हैं जो 225 या फिर 225 से 250 के बीच में पैसे ले रहे हैं पर डे। पैसे मतलब रुपीस ले रहे हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? ठीक है भैया, इसी के साथ आज का चैप्टर नहीं, चैप्टर नंबर 5 का वीडियो नंबर 1 हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोग को सारी बेसिक बातें समझ आ गई होंगी। क्या बात है यार, मुझे तो क्लास में बहुत मजा आया। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और मजा भी आया होगा। ठीक है, एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से। ठीक है, हम लोगों ने समझा कि डेटा क्या होता है, हम लोगों ने यह समझा कि भैया डेटा को ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट क्यों करते हैं, और इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यों कर रहे हैं इंटरप्रेट।
ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ग्राफ्स सीखे, पिक्टोग्राफ देखा, बार ग्राफ देखा, डबल बार ग्राफ देखा। अगली क्लास में हम लोग हिस्टोग्राम के बारे में समझेंगे और कुछ और चर्चा करेंगे इस चैप्टर की। तब तक के लिए दोस्तों अपना अपना ख्याल रखें, रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा अगर टाइम मिले, ठीक है। अच्छा, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें भैया, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।